हाँ साथियों नमस्कार। गोमती कर्मी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मंत्रिमंडलीय समितियाँ मंत्रिमंडलीय वित्तीय समितियाँ कई हैं, इसमें जो वित्तीय समितियाँ हैं इसके विषय बताएंगे। मंत्रिमंडलीय वित्तीय समितियाँ, देखिए जो इससे क्वेश्चन बनते हैं समितियाँ, जैसे अस्थायी समिति या अस्थायी समिति, इस तरह से जो वित्तीय समितियाँ हमारी हैं जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, यह बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएस जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें इन समितियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, कुछ चीज़ें याद कर लीजिए जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत न हो। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी तक हमने पॉलिटी का जो भी वीडियो दिए हमें विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा और हमने इसके पहले भारतीय संविधान से रिलेटेड जो मंत्रिमंडलीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है इसको हमने आपको डिटेल से बताया। मंत्रिमंडल की जो संरचना है मंत्रिपरिषद की उसको भी बताया, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम आपको वीडियो देते रहेंगे, एक एक टॉपिक का वीडियो देंगे जिससे लेंथी भी ना हो, आपको आसानी हो। अपना थोड़ा सा समय निकालकर हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे तो परीक्षा में आपको समस्या नहीं आएगी। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उसी टॉपिक को पूरा हम अच्छे तरह से बताने का आपको प्रयास किए हैं। तो मंत्रिमंडलीय जैसे समितियों पे आप देखते हैं तो इसमें जैसे एक समिति होती है अस्थायी समिति, एक होती है अस्थायी समिति या जिसको कहते हैं तटस्थ समिति। आप थोड़ा समझते चलिए कि अस्थायी समिति का मतलब होता है कि समितियां वे जो निश्चित समय के लिए बनाई जाती हैं, 1 साल या 2 साल, इस तरह के एक निश्चित समय होता है अपने पूरे कार्यकाल के लिए बनाई जाती हैं। निश्चित समय के लिए, निश्चित जो समय के लिए बनाई जाती हैं, निश्चित समय के लिए वह अस्थायी समिति होती हैं। और अस्थायी समितियां इनका निश्चित समय नहीं होता है, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जहाँ विशेष उद्देश्य पूरा हो वो वहीं इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी को तदर्थ भी कहते हैं। इसमें आप समझ लीजिए अस्थायी समितियां निश्चित समय के लिए बनाई जाती हैं, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, उसके दायरे में कार्य करते हैं। अस्थायी और तदर्थ समितियां यह है कि विशेष उद्देश्य पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं, उद्देश्य पूरा हुआ तो समाप्त कर दी जाती हैं, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 7 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे जितना समय लगे, वो अपने कार्य को पूरा होने पर समाप्त कर दिया जाता है। अब इसी में निश्चित समय में आपकी वित्तीय समितियां आ जाती हैं, वित्त संबंधी जो आपके फाइनेंशियल समितियां हैं ये अस्थायी समिति में आ जाती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 मुख्य समितियां हैं, जैसे अस्थायी समितियों की संख्या 5 है, कहीं कहीं 6 भी आपको मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको जो वित्तीय समितियां हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आप जान लीजिए और एक एक चीज आप स्पष्ट समझ लीजिए कि मंत्रिमंडलीय जो वित्तीय समितियां हैं यह मुख्य रूप से तीन की चर्चा हम करेंगे, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम चलते हैं सबसे पहले लोक लेखा समिति। पहले हम प्राक्कलन समिति की चर्चा कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति, देखिए प्राक्कलन समिति इसको बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। अब आप समझिए कि प्राक्कलन समिति नाम से स्पष्ट है, एस्टीमेट। देखिए ध्यान से इसको आप समझ लीजिए और समझने के बाद इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीजें हैं उसको आप याद कर लीजिए तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो प्राक्कलन समिति एस्टीमेट जैसे कहते हैं किसी काम का एस्टीमेट बनाना। जैसे आपके पास इतना पैसा है,
जैसे 100 रुपया है तो हमको एस्टीमेट बनाते हैं कि हमको कहाँ कहाँ खर्चा करना है, 20 रुपये के करना है, 10 रुपये के करना है, 50 रुपये के करना है। तो जो हम एस्टीमेट बनाते हैं वही हमारी प्राक्कलन समिति का काम, वही एस्टीमेट। तो इसके मुख्य तथ्य हैं और कार्य हैं, इसको आप समझ लीजिए कि कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए हम पॉइंट वाइज इसीलिए आप बताते हैं कि आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे हमारा वीडियो 2-3 बार आप सुन लीजिए, या वीडियो रोक कर उसी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके पास वह रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एस्टीमेट कमेटी, इसका उद्भव सबसे पहले आप समझिए, मुख्य पता समझिए, उद्भव 1921। इसका उद्भव कब हुआ? 1921 में। इसका गठन कब हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में। अब आप समझते चलिए, उद्भव 1921 में, गठन स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में। किसकी सिफारिश पे, किस समिति की सिफारिश पे? जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। देखिए हम आपको एकदम पॉइंट वाइज लिखा दे रहे हैं, इसी तरह से आपका प्रश्न बनेगा। अब इसमें जो प्रश्न आपका आएगा आप पूरा एडजस्ट कर लेंगे। किसकी सिफारिश पे? जॉन मथाई 1950 में वित्त मंत्री थे, और उन्हीं को इस समिति के, प्राक्कलन समिति के गठन के लिए इनकी एक समिति बनाई गई थी। उन्हीं समिति की सिफारिश पे 1950 में इसका गठन। प्रश्न में अगर पूछता है कि इसका उद्भव कब हुआ, यह विचार 1921 का है, लेकिन ये गठन कार्य करना प्रारंभ किया 1950 से। अब आप समझिए इसकी सदस्य संख्या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्य संख्या 30। कितने? 30। इसके कितने सदस्य होते हैं? 30। पहले सदस्य संख्या कितनी थी? वर्तमान में 30 है, पहले 25 थी। पहले कितनी थी? 25। अब वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 30। जब प्रश्न बनेगा इसकी सदस्य संख्या कितनी है तो 30 ही लगाइएगा, पहले 25 थी। अब इसके एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा के होते हैं कि राज्यसभा के? यह जो है लोकसभा के, लोकसभा के सदस्य ही इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य होते हैं। आप समझते चलिए कि जैसे पूछता है कि कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसमें लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य ही इसका अध्यक्ष होगा। जब लोकसभा के सदस्य ही इसके सदस्य होंगे तो लोकसभा के सदस्य ही इसके अध्यक्ष होंगे। और एक चीज और जान लीजिए, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। आप समझिए, जो मंत्री होंगे शासन सत्ता में, जो मंत्री पद पर होंगे वो इसके सदस्य नहीं होंगे। 8वां, इनका अस्थायी समिति है, तो इनका एक निश्चित कार्यकाल भी होगा, और कार्यकाल होगा कितना? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। लोग समिति तीनों है, तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष है, इतना आप याद रखिए। इसका जो है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। और इसके अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। इसका चुनाव कौन करता है? अध्यक्ष का लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है चुनाव? लोकसभा अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होगा, उसका चुनाव करेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा। अब आप समझ गए होंगे उद्भव, गठन, किस समिति की सिफारिश हुआ,
पहले कितनी संख्या थे, वर्तमान में कितनी हो गई है। लोकसभा के सदस्य इसके सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अब इतना अगर आप समझ गए होंगे तो ये अब इससे प्राक्कलन समिति के गठन संबंधी जो भी प्रश्न बनेगा उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से हल कर लेंगे। अब बचता है कार्य। इसमें कार्य भी पूछा जाता है कि समिति का कार्य क्या है, इनका वर्क क्या है, कि किस लिए गठित की जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछता भी है कि कोई कार्य दे देगा, पूछेगा किस समिति का कार्य है, या लोक लेखा समिति के क्या, प्राक्कलन समिति के क्या कार्य हैं, नीचे कार्य दे देगा। तो इस तरह से आपको समझना है और कार्य को आप समझे रहेंगे और गठन समझे रहेंगे, किसी से प्रश्न आपके बनेंगे। इसका कार्य आप समझिए, मुख्य कार्य क्या है कि बजट के बाद, बजट के बाद ये प्राक्कलन करती है कि एक एस्टीमेट बनाती है कि खर्चा कहाँ कहाँ किया जाए। बजट के बाद प्राक्कलन, प्राक्कलन मतलब एस्टीमेट, प्राक्कलन का मतलब क्या हो गया, एस्टीमेट, कि बजट के बाद प्राक्कलन करती हैं कि खर्चा कहाँ किया जाए। तो कहने का मतलब है कि एस्टीमेट बनाते हैं कि इस कार्य के लिए इतना पैसा आ गया है। ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर दिमाग में है तो और चीज़ें भी आप समझ जाएंगे अपने आप कि कहाँ खर्चा किस तरह से करना है कि किफ़ायत हो। तो इसीलिए इसको, इसके अन्य नाम भी हैं, उसको आप समझ लीजिए कि इसका एक अन्य नाम है सतत किफायत समिति। क्या नाम है, सतत किफायत समिति भी इसको कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सतत किफायत समिति किसे कहते हैं, तो प्राक्कलन समिति को। इसको कहते हैं सतत आर्थिक समिति, सतत आर्थिक समिति, सतत आर्थिक समिति। अब आप समझ लीजिए कि अब इसी से आपका स्पष्ट हो गया कि जैसे उन्होंने कर दिया कि स्वास्थ्य पे इतना करोड़ रुपया खर्चा करना है, बजट में आ गया, तो स्वास्थ्य में किस किस सेक्टर पर कैसे खर्चा किया जाए, कितना पैसा बच जाए, सरकार का लाभ हो जाए, यही काम करती है। इसीलिए कभी अगर प्रश्न बनता है कि सतत किफायत समिति किसे कहा जाता है, तो प्राक्कलन को, और सतत आर्थिक समिति किसे कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को। इसको एक चीज और कहते हैं अस्थायी मितव्ययिता समिति। तीनों नाम याद कर लीजिएगा। अस्थायी, मित माने वही कम खर्च है, मितव्ययिता, मितव्यय समिति। इसका एक नाम और है अस्थायी मितव्यय समिति या मितव्ययिता समिति। मित माने कम, व्यय माने खर्च, वही चीज आप हो गया किफायत समिति। मितव्यय मतलब मित कम से कम, व्यय माने खर्चा, जो कम से कम खर्चा को बताए वही प्राक्कलन समिति है। अब मुख्य रूप से समझिए। अब अगर इतना आप समझ गए हैं तो लोक प्राक्कलन समिति जो हमारे खर्चे हैं, किस तरह से हम अपना प्राक्कलन करें, एस्टीमेट बनाएं या उसको किस हिसाब से खर्चा करना है, इसका मुख्य कार्य हमारी प्राक्कलन समिति का है। और प्राक्कलन समिति बजट के जस्ट बाद, उसके लिए बजट के पश्चात जो है वो बताती हैं कि किस चीज़ में क्या, कैसे हमको अपना जो बजट मिला है उसको कम से कम हमारा कैसे लाभ हो, ज़्यादा कैसे लाभ हो, कम से कम कैसे हानि हो। इन सब चीज़ों का प्राक्कलन समिति के नाम से स्पष्ट है, ये अपना काम करती है। ये रहा हमारा प्राक्कलन समिति। इसमें आप समझ लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ ऐसे रहेगा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आप प्राक्कलन समिति समझ गए हैं, एक बार इसके फिर से चर्चा कर लेते हैं। उद्भव 1921 में, गठन 1950 में, जॉन मथाई की सिफारिश पर। जॉन मथाई उसमें वित्त मंत्री थे। सदस्य संख्या पहले 20 थी, अब 30 हो गई है। लोकसभा के सदस्य इसके सदस्य होते हैं, इसके एक अध्यक्ष होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह बजट के पश्चात यह प्राक्कलन करती है, यह एक एस्टीमेट बनाती है कि किस पे जो मद मिला है उसको कैसे खर्चा किया जाए जिससे संतुलन बना रहे। इसीलिए इसे सतत विकास समिति, सतत किफायत समिति, आर्थिक मामलों की समिति, आर्थिक मितव्ययिता समिति, कई नामों से भी जाना जाता है। ये आपका हो गया। अब आप इसको जो है 1-2 बार देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। अब अगला, बस इतना ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। 4 समितियां दे देते हैं, उसमें से प्राक्कलन समिति आप याद रखेंगे, इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा, लोक लेखा समिति। ये देखिए, पब्लिक लेखा अकाउंट, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी समझिए, लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब सेम उसी तरह इसमें भी है, अंतर यह है कि वह बजट के बाद है या लोक लेखा की जांच करती है, और इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य होते हैं। इसको आप समझिए। इसका उद्भव कब हुआ? 1919 एक्ट के तहत। जो 1919 का अधिनियम है उसी के तहत इसका उद्भव हुआ। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछता है कि 1900 लोक लेखा समिति का उद्भव किस एक्ट के तहत हुआ? 1919, 1909, 1935 या जो भारतीय संविधान में जो विभिन्न अधिनियम दिए गए हैं जिसके तहत काफ़ी कुछ विकास का कार्य हुआ है उसके तहत पूछा जाता है। तो आप स्पष्ट रूप से 1919 अधिनियम के तहत इसका उद्भव हुआ, इसको आप याद कर लीजिए स्पष्ट रूप से। अब इसके सदस्य संख्या, सदस्य संख्या देखिए, पहले और वर्तमान में। पहले आप जानते रहिए, बाकी क्वेश्चन आपका वर्तमान भी पूछेगा कितने सदस्य होते हैं। इसमें 22 सदस्य। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। इसको आप समझ लीजिए। अब इसमें 22 सदस्य हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। अब आप समझ लीजिए कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, टोटल 15 7 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। यही ध्यान देना है हमको, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 15 सदस्य होंगे। कोई भी मंत्री, इसमें भी सेम काम वही है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। कोई मंत्री, ये सब कथन कारण में काम करता है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। और अगला समझिए, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा और इसका अध्यक्ष के विषय में थोड़ा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जो विपक्ष का नेता होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। जो विपक्ष का नेता होगा, अध्यक्ष इसका कौन होगा? जो विपक्ष का नेता होगा वही इसका अध्यक्ष
माना जाता है, ऐसा परंपरा अब बन गया है। देखिए पहले जो है एक विपक्ष 1967 से परंपरा चली आ रही, जो विपक्ष का नेता होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसको चुना जा रहा था। इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझिए कि इसका उद्भव 1919 द्वारा, सदस्य संख्या 22, इसको आप स्पष्ट याद करिए। लोकसभा से 7, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। इसका अध्यक्ष लोकसभा से होता था और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसमें लोक लेखा समिति के सदस्य का चुनाव करता था और लोकसभा अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का भी चुनाव करता था। तो लोकसभा से ही इसके अध्यक्ष होते थे। लेकिन वर्तमान में 1967 से व्यवस्था चली आ रही है कि जो विपक्ष का नेता होता है उसको ऑलरेडी बना दिया जाता है। तो एक व्यवस्था होती है हमारी संसदीय प्रणाली में, जैसे प्राक्कलन समिति हुई तो सत्ता पक्ष के जो सदस्य होंगे उसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। तो लोक लेखा समिति में भी वह शासन सत्ता से संबंधित जो सदस्य होते थे उसमें अध्यक्ष बना लेते थे। लेकिन कार्य को या उनको भी, विपक्ष को भी मजबूती देने के लिए या कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए संसद से जो विपक्ष का नेता होता है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, मान लिया जाता है। इसके पहले लोकसभा सदस्य में से ही चुना जाता था। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष। अस्थायी समिति है तो कार्यकाल 1 वर्ष। देखो तीनों में कॉमन चीजें, कार्यकाल, कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा, ये कॉमन चीजें हैं। बाकी प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में दोनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। इसमें अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। और ये मुख्य रूप से समझिए कि इतना चीजें आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि ये चीजें आपके दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए, परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए कार्य पर। इसका मुख्य कार्य वही लोक लेखा की जांच करना। लोक लेखा के जो पब्लिक अकाउंट है, लोक लेखा की जांच करना या रिपोर्ट तैयार करना। इस तरह के आपको विकल्प में मिलेगा कि लोक लेखा समिति कार्य क्या है, तो आपको विकल्प इसी तरह से मिलेगा। या कैग के सीएजी जो हमारे नियंत्रण, कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना, प्रतिवेदनों की जांच करना। अभी यूपीपीसीएस प्री 2022 में यही से प्रश्न उठा था कि नियंत्रक महालेखा के परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच कौन समिति करती है, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, एक समिति और दिया था तो उसमें लोक लेखा समिति था। यही प्रश्न आया भी था। तो कहने का मतलब है कि जो विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न विभाग के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा की पब्लिक, लोक लेखा मतलब लोग माने जनता, लेखा माने अकाउंट की, लोक लेखा की जांच। ये आप समझिए, इतना आपको स्पष्ट होना चाहिए। एक बार चर्चा करते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अब आप समझिए कि इसमें एक बार चर्चा करते हैं कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब है लोक लेखा पब्लिक अकाउंट से संबंधित मामला है। उद्भव 1919, एक जरूर याद रखिएगा। इसमें सदस्य संख्या 22, 15, 7, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य होते हैं, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। इसके अध्यक्ष को पहले लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता था। वर्तमान 1967 से व्यवस्था चली आ रही है, जो विपक्ष का नेता होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा की जांच करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और जो पब्लिक का अकाउंट का मामला है जिससे अधिक से अधिक जनता का हित हो उसके लिए कार्य करती है। और कैग के प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन या जो अपनी तैयारी करता है उसकी भी जांच लोक लेखा समिति करती है। तो प्राक्कलन समिति
और लोक लेखा 2 हो गया। दोनों में अंतर क्या है, उसका 1921 में उद्भव हुआ था, गठन 1950 में हुआ था, इसका 1919 में हुआ था। उसमें केवल प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा तक सीमित है, इसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। वह जो है बजट के पश्चात किफ़ायत किसके खर्चा करना, कैसे खर्चा करना है, इस पर चर्चा करती है। और जब खर्चा हो जाता है तो ये जांच करती है कि सही तरीके से कार्य हुआ है, लोक लेखा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका एक सिस्टम होता है कि जैसे हमको 100 रुपये मिला, हम आपको बताएं कहाँ कहाँ कैसे खर्चा करना है, 20 इस पे, 50 इस पे, 10 इस पे, 40 इस पे, वो हमारी प्राक्कलन समिति बता देगी। लेकिन अब लोक लेखा समिति कि 20 रुपये सही जगह खर्चा हुआ कि नहीं खर्चा हुआ, 50 रुपये सही जगह खर्चा हुआ कि नहीं खर्चा हुआ, इन सब चीज़ों की जांच हमारी लोक लेखा समिति करती है। अगले तीसरी समिति हमारी जो है सार्वजनिक, तीसरी समिति क्या है हमारी, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम समिति। कमेटी ऑन पब्लिक मतलब सार्वजनिक, पब्लिक अंडरटेकिंग, अब आप समझिए कि देखिए प्राक्कलन एस्टीमेट लोक लेखा पब्लिक अकाउंट की जांच करती है, सार्वजनिक उपक्रम जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसके लिए कार्य करती है। इसमें समझिए इसका गठन 1964, नंबर 1। इसे गठन कब हुआ, 1964 में। कृष्ण मेमन किस समिति की सिफारिश पे, कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश पर 1964 में गठन हुआ। किसकी सिफारिश पर, जिसे प्राक्कलन समिति जन्म थाई थी वैसे कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश पर। सदस्य संख्या, पहले जो है इसमें वही पहले लोकसभा के सदस्य संख्या पहले 15 थी, लोकसभा के 10, राज्यसभा के 5। और वर्तमान में यही पूछा जाएगा, वर्तमान में सेम है 22। आप उसमें 30 और लोकसभा लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में वर्तमान में 22, सेम वही लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अब आप समझ लीजिए कि टोटल मतलब इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। केवल प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के, हम बार बार करें दिमाग में एकदम सेट हो, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, बाकी दोनों में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी भी सदस्य संख्या 22 है, लोक लेखा समिति की भी सदस्य संख्या 22 है, वही 15-7 इसको याद कर लीजिए, दोनों में एकदम सेम है। और अब आप समझिए कार्यकाल 1 वर्ष, सेम वही, कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा, और अध्यक्ष लोकसभा सदस्य में से चुना जाएगा, लोकसभा सदस्य में से चुना जाएगा। कौन चुनेगा, लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष ही उसका चुनाव करेगा।
अब आप समझिए, इतना चीज अगर आप समझ गए हैं तो एक चीज और हम आपको बता दें कि जो चुनाव होता है, जो इनका चुनाव होता है सदस्यों का, जो इनका चुनाव होता है वो बस एक ही काम होता है कि एकल संक्रमण के हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। एकल तीनों में एक चीज, इसको आप कॉमन दोनों में हम नहीं बताए हैं। आप चुनाव चाहे लोक लेखा समिति हो, चाहे प्राक्कलन समिति हो, चाहे सार्वजनिक उपक्रम समिति, चुनाव एकल संक्रमणी हस्तांतरित प्रणाली द्वारा, ये तीनों के लिए है। किसके? तीनों समितियों के लिए ही है। तीनों समितियां जो हम आपको बताए हैं उसके लिए अगर पूछता है कि लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, तो एकल संक्रमणी हस्तांतरित प्रणाली द्वारा। ये तीनों के लिए कॉमन है। तीनों में क्या चीज कॉमन है? कार्यकाल 1 वर्ष, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, लोकसभा सदस्य में से ही इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन अब लोक लेखा समिति में विपक्ष के लिए 1967 से परंपरा बना दिए हैं, जो विपक्ष का नेता होगा वही अध्यक्ष होगा और चुनाव। ये तीनों चीजें क्लियर हैं। बाकी सदस्य संख्या भी आपका उस प्राक्कलन में 30 है, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में 25-25 है। तो आप इसमें 1964 में गठन हुआ कृष्ण मेमन की सिफारिश पे। सदस्य संख्या, कार्यकाल, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, चुनाव। अब इसका कार्य, या लोक लेखा से संबंधित, लोक लेखा से संबंधित जो सार्वजनिक उपक्रम है, समझिएगा, जो सार्वजनिक, ये शब्द आपको अगर इसका कार्य रहेगा तो सार्वजनिक उपक्रम शब्द आपको जरूर मिलेगा। लोक लेखा से संबंधित सार्वजनिक उपक्रम के प्रतिवेदनों एवं लेखाओं की जांच करना है, एवं लेखाओं की जांच करना है। बस इतना आप समझिए। अगर इसका कार्य रहेगा सार्वजनिक उपक्रम का, सार्वजनिक उपक्रम जो पब्लिक सेक्टर के विकास के लिए जो कार्यक्रम या उपक्रम चलाए जाते हैं, उपक्रम उसके संबंधित मामला है कि इसमें अगर देगा तो इसमें सार्वजनिक उपक्रम का आपको देगा। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीनों का हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए या इसको बार बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, कैसे भी आप परफेक्ट हो जाएगा कि गठन 1964 कृष्ण मेमन की सिफारिश पे सदस्य संख्या 15 थी, अब 22 हो गई है। 15/7 1 वर्ष, कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्य चुनाव होगा, चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। और जो लोक लेखा से संबंधित जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक उपक्रम पर पब्लिक अकाउंट होता है, उसमें कितना पैसा गया, कैसे काम करना है, उनका जो है लेखाओं की प्रतिवेदन कि उनको और बजट चाहिए या उनकी लेखाओं को कैसे काम की, इसकी जांच करता है। ये हमारी तीनों समितियां हो गई। अब आप समझिए इन तीनों में आपको कैसे क्या करना है। देखिए तीनों समितियां हैं, आप समझ लीजिए। आपका प्राक्कलन, नंबर 2 लोक लेखा और नंबर 3 सार्वजनिक उपक्रम। ये आपकी तीनों हो गई। अब आप इसमें बारीक समझिए कि इसमें कुछ चीजें कॉमन है। नंबर 1, जैसे कोई मंत्री नहीं सदस्य होगा, कोई मंत्री नहीं सदस्य होगा, कोई मंत्री नहीं सदस्य होगा। कार्यकाल 1 वर्ष, कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष, इसका भी 1 वर्ष। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें केवल लोकसभा के होते हैं, इसमें और इसमें लोक प्लस राज्यसभा दोनों होते हैं, इसमें लोक प्लस राज्यसभा के दोनों होते हैं, इसमें केवल लोकसभा के होते हैं। इनका चुनाव जो है वही सेम एकल हस्तांतरण प्रणाली द्वारा होता है। इनका भी और इनका भी सेम। ये 4 चीजें, मतलब 4 चीजें एकदम कॉमन है। बस आपको ध्यान देना कि इसमें सदस्य संख्या 30 होती है, इसमें सदस्य संख्या 22 है, इसमें सदस्य संख्या 22 है। ये भी आपको आसान हो गया।
इसका 1921 में क्या कहते हैं गठन हुआ, 1950 में उद्भव हुआ, इसका 1919 द्वारा, इसका 1964 द्वारा, इसको कृष्ण मेमन की सिफारिश से, इसको जॉन मथाई की वित्त मंत्री की सिफारिश पे। अब कार्य में थोड़ा जो कंफ्यूजन है, आप समझिए कि आप यही कार्य को समझ लीजिए, आपका आसान हो जाएगा कि ये हमारा अनुमान लगाती है, प्राक्कलन एस्टीमेट बताती है। बजट आ गया, कहाँ कहाँ खर्चा करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्चा करना है। अब जब खर्चा हो गया तो उसकी जांच होती है कि सही सही हुआ है कि नहीं, ये जांच करती है। और सामूहिक उपक्रम का मतलब जो हमारे पब्लिक सेक्टर के उपक्रम चल रहे हैं जनता के विकास के लिए, उस पर सही ढंग से खर्चा हुआ कि नहीं, इसको ध्यान दें। बस आपका तीनों क्लियर हो गया। कार्य एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट बनाती है, खर्चा कहाँ कहाँ हो, कहाँ कहाँ किफायत किया जा सकता है। लोक लेखा जांच करती है कि सही सही हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए विपक्ष को दे दिया गया कि शासन सत्ता वाले जब खर्चा करेंगे तो विपक्ष वाले जांच करेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। और सार्वजनिक उपक्रम जो हमारे पब्लिक सेक्टर पे काम करते हैं, उसके लिए हमारा जो बजट दिया गया सही काम हुआ कि नहीं हुआ। ये समितियां हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।